एंजल को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। जैसे ही उसने इस आदमी को अल्टीमेट पावर दी, उसका मुक्का बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर जा लगा। इससे पहले कि वो गिड़गिड़ा पाती, उसके पंख उखाड़ दिए गए, क्योंकि वो सच जानता है। ये एंजल, जो इतनी पवित्र और पावन दिखती है, असल में एक मॉन्स्टर है जो सिर्फ कत्ले आम के लिए जीती है। इंसानियत तो बस गॉड के बाड़े में कैद मवेशी की तरह है। वे अर्थ नाम के इस पिंजरे के अंदर पलते और बढ़ते हैं। पर एक दिन गॉड इन कीड़ों को खिलाते खिलाते बोर हो गया। इसलिए अपोकलिप्स गेम शुरू हुआ, जिसे इंसानियत को खत्म करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। जहां बाकी सब एंजल के सामने घुटनों पर गिर गए, वहीं वो आदमी जिसे एक कठपुतली होना चाहिए था, उसने गाइड एंजल को ही मार दिया। अभी अभी मैंने डेथ ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे और चाहिए। मैं एंजल से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की मांग करता हूँ। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही उसकी आंखों में कत्ल का जुनून चमक उठा। उसे एक कीड़े का अपनी हद पार करना बर्दाश्त नहीं। वो मुझे वहीं खत्म करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसके सिस्टम प्रिविलेजेस पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो इसे खुद संभालने का फैसला करती है, दूसरे ट्रैवलर्स की नज़रों से दूर। अगर बड़े अधिकारियों को पता चला तो नतीजे बुरे होंगे। वो ये नहीं जानती कि ये सब मेरा एक जाल है। वो मुझे पेड़ों के एक झुरमुट में ले जाती है, मेरा ध्यान भटकाने के लिए वो मुड़ती है और एक प्यारी सी मुस्कान देती है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगता है। झटके से वो जमीन पर जा गिरती है। उसे यकीन नहीं होता, मैं पहले ही उसके पास पहुंच चुका हूं। मेरा हाथ उसके पंखों पर जाकर टिकता है। मैं बिना सोचे समझे उन्हें उखाड़ देता हूं। मेरा मकसद साफ है, उसे जमीन पर लाना। न पंख होंगे, न ही भागने का कोई रास्ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि एंजल्स दिल से इंसानों को नीचा समझते हैं और उसकी किल एबिलिटी दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए मैं उसे जानबूझकर यहां लाया। एंजल के मुंह से एक चीख निकलती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पावर दे सकती हूँ। पर इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, उसका सिर जमीन से टकराता है। मैं जानता हूं कि उनकी नफरत कितनी गहरी है। 1000 रीबर्थ्स, 10,000 बार उनके पाखंड को करीब से देखा है। और उन सभी जिंदगियों में मैंने बस एक ही कोशिश की, एंजल को मारने वाला पहला इंसान बनना, ताकि वो हिडन रिवॉर्ड और अचीवमेंट हासिल कर सकूं। बधाई हो, आप गाइड एंजल को मारने वाले पहले ट्रैवलर हैं। हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड, गॉड स्लेयर रिवॉर्ड्स, एस रैंक स्लॉटर रूम, एंजल ब्लड आर्मर। इसी राज को जानने के लिए 1000 रीबर्थ्स लगे। ये खून मेरे हिडन टैलेंट को जगा देगा। डेथ गॉड, जिसके पास भी ये होगा, उसे मिलेगी मौत के स्रोत से जुड़ी ताकत। जैसे जैसे ये टैलेंट जागेगा, नई एबिलिटीज अनलॉक होंगी। फर्स्ट स्टेज, डेथ गॉड्स आए, हर जीवित प्राणी की जानलेवा कमजोरी और उनकी मौत का रास्ता दिखाती है। हायर स्टेजेस अभी के लिए लॉक्ड हैं, लेकिन मुझे पता है कि डेथ गॉड टैलेंट की फाइनल फॉर्म में इतनी ताकत है कि वो स्पेस को ही चीर दे। और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। अभी इन बातों में खोने का वक्त नहीं है। मुझे बाकी ट्रैवलर्स की क्लास अवेकनिंग पूरी होने से पहले अपनी टैलेंट अवेकनिंग पूरी करनी होगी। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, ट्रायल का राउंड 1 खत्म हो गया है। हर आत्मा अपने शरीर में वापस लौट आती है, जैसे किसी बुरे सपने से जागी हो। लेकिन उनके आसपास जमा लाशों के ढेर इस बात को सच साबित कर रहे थे। ये सब असली था। 1.8 बिलियन लोग ट्रायल में शामिल हुए थे, सिर्फ 900 मिलियन ही बाहर आ पाए। कुछ ही मिनटों में हर स्क्रीन पर खबरें छा गईं। सरकारें घबरा कर ढहने लगी। सोशल मीडिया चीखों और प्रार्थनाओं से भर गया। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। मैं धीरे से अपनी मुट्ठियां भींचता हूं। मेरे अंदर एक ऐसी ताकत महसूस होती है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। ट्रायल में कमाए गए हर स्टैट, स्किल और टैलेंट मेरे असली शरीर में आ चुके हैं। आम लोगों के लिए इस तरह की ताकत उन्हें तोड़ सकती है, पर मुझे पता है कि ये अच्छी खबर नहीं है। जैसे जैसे ट्रैवलर्स ताकतवर होंगे, वे इंसानियत से परे कुछ और बन जाएंगे। सबसे आधुनिक हथियार भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। कानून, व्यवस्था, नैतिकता, सब कुछ इस असीमित ताकत के आगे बिखर जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि जीवित हर ट्रैवलर का आका बन जाऊं, जब तक कि मैं गॉड को मार न दूं और इस शापित चक्र को खत्म न कर दूं। लेकिन अभी कुछ और है जो ज्यादा जरूरी है। मैं भागकर घर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ। शिया अभी भी सोफे पर सिमटी सो रही है। उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई हैं, जैसे वो किसी डरावने सपने में फंसी हो। शिया, उठो। वो आंखें झपकाती है, आंखें खोलती है, और मुझे देखकर ही उसे चैन आता है। काए, मैंने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा। इतने सारे लोग बस चले गए। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। चलो, हमें इतनी रात को कहीं जाएं। कहाँ? किसी को ढूंढने? वो कोई रेड है? मेरी पहली रीबर्थ की यादों में ये सो कॉल्ड अपर क्लासमैन महीनों से शिया को परेशान कर रहा था। वो अपनी कद काठी का इस्तेमाल कर उसे डराता धमकाता था और उससे पैसे वसूलता था। और बाद की रीबर्थ्स में तो हालात और भी बदतर हो गए। उसने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया था। पहली बार जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था, मैं कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन इस बार बात अलग है।
हम जल्दी ही वेड के उस कोने पर पहुंच जाते हैं जहां वो अक्सर रहता है। यकीन मानिए, वो गली के मोड़ पर अपने कुछ गुंडों के साथ वहीं खड़ा था। वो शिया को देखता है और अपनी उस घमंडी मुस्कान के साथ करीब आता है। अरे वाह, इतनी रात को अपने अपर क्लासमैन से मिलने आई हो, कितना पॉकेट मनी लाई हो। उसकी नज़र मुझ पे पड़ती भी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में शिया का बड़ा भाई एक निकम्मा डरपोक है जिसे दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी आवाज़ एकदम शांत है। घुटनों पर बैठ जाओ, उससे माफ़ी मांगो। 2 सेकंड की खामोशी, फिर हंसी। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है? हो, तो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। हड्डी के टूटने की एक तेज आवाज सन्नाटे को चीर देती है, जो गली में किसी ब्लेड की तरह गूंजती है। वेड की हंसी तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसी चीख गूंजती है जो रात का सन्नाटा फाड़ देती है। उसके साथी होश में आते हैं और जो कुछ भी उनके हाथ लगता है उसे लेकर मुझ पर झपटते हैं। मैं एक लोहे की रॉड से अपना सिर बचाते हुए पहले आदमी के सीने पर अपनी हथेली से वार करता हूँ। उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठकर सीधा दीवार से जा टकराता है। दूसरा वाला तेज है, वो सीधा मेरे चेहरे पर मुक्का मारता है। मैं बड़ी आसानी से एक तरफ हट जाता हूँ और उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ। मैं उसे ऐसे फेंकता हूँ जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। शुरू से आखिर तक 5 सेकंड से भी कम में सब खत्म। गली अब शांत है। वेड अपनी टूटी हुई कलाई पकड़े जमीन पर ढेर है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। मैं उसके सामने बैठता हूँ। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हैं। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? 1.8 बिलियन लोग ट्रायल में गए थे, उनमें से 900 मिलियन मारे गए और मैं फर्स्ट प्लेस पर आया। वेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेशक उसने खबरें देखी थी। पूरी दुनिया इस आपदा को कवर कर रही थी। जो लोग बच गए वे इंसानी सीमाओं से परे ताकत लेकर लौटे हैं। वे ट्रैवलर्स कहलाते हैं और जो आदमी उसके ठीक सामने है वो नंबर 1 रैंक पर है। आज के बाद अगर तुम कभी भी शिया की नज़रों के सामने आए, उसके कहीं भी आसपास दिखे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। मैं मुड़ता हूं और शिया का हाथ थाम लेता हूं। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। काए, तुम इतने ताकतवर कब से हो गए? अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर पहुंचकर मैं आराम नहीं करता। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं और असली प्लान शुरू करता हूं। पिछली रीबर्थ्स की यादें मुझे बताती हैं कि ट्रायल शुरू होने के बाद अगले 3 महीनों के भीतर वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह ढह जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, एक स्टॉक की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ने वाली है। स्टेलिन ग्रुप, जिसका सीईओ मार्कस चिन खुद एक ट्रैवलर है। पिछली जिंदगियों में वो मेरे सबसे खास साथियों में से एक था। उसके पास एक हिडन टैलेंट है, डार्क नाइट, जो बेहद ताकतवर है। आने वाले महीनों में वो एक ट्रैवलर के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने बिजनेस को तेजी से फैलाने और स्टेलिन ग्रुप को आगे बढ़ाने करेगा। एक छोटी सी नई लिस्टेड कंपनी से एक $1 ट्रिलियन की दिग्गज कंपनी तक, मैं अपनी सारी बचत और राउंड 1 से लाए गए सोने के सिक्कों को स्टेलिन ग्रुप के स्टॉक में लगा देता हूँ। 2.5 दिन बाद स्टॉक की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मेरी संपत्ति तेजी से बढ़ती है, पर मैं रुकता नहीं हूँ। मैं हर फायदे को वापस स्टेलिन ग्रुप में लगा देता हूँ। पिछली जिंदगियों के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए मैं उनके ऑपरेशंस के अंदर तक अपनी जगह बनाता हूँ और इस चक्र को 3 बार दोहराता हूँ। एक हफ्ते के भीतर मेरे बैंक बैलेंस में जीरो की संख्या देखकर होश उड़ जाते हैं। मैं स्टेलिन ग्रुप का 31% हिस्सा रखने वाला एक मिस्ट्री शेयर होल्डर बन जाता हूँ। शिया बैंक नोटिफिकेशन को देखती रह जाती है। बिल्कुल सुनना, क्या यहाँ बहुत सारे जीरो नहीं है? ये कितने पैसे हैं? इतने कि तुम्हारी कई जिंदगियां गुजर जाएं। तुमने कुछ गैरकानूनी तो नहीं किया ना? मैं मुस्कुराता हूँ और कुछ नहीं कहता। फिर मैं उन पैसों से एक शानदार लग्जरी मैंशन खरीदता हूँ जिसमें 360 DGRE सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और 2400 घंटे तैनात रहने वाले प्राइवेट गार्ड्स हैं। शिया को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। काए, हम सिर्फ 2 लोग इतने बड़े घर में। घर जितना महंगा होगा, सिक्योरिटी उतनी ही बेहतर होगी। हर महीने के पहले दिन एक ट्रैवलर की आत्मा को ट्रायल में खींच लिया जाता है। उस दौरान हमारे भौतिक शरीर पूरी तरह बेबस होते हैं। वही वक्त होता है जब हम सबसे कमज़ोर होते हैं। स्टेलर रेल्म के अंदर आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों हो, अगर असली दुनिया में आपके शरीर की मौत हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही शिया का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। 2.5 दिन बाद राउंड 2 शुरू होता है। मैं शिया के बाल सहलाता हूँ और उसे फिक्र ना करने को कहता हूँ। जब तक मेरी आत्मा दूर है, गार्ड्स उसकी हिफाजत करेंगे। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं पहले से ही स्टेलर रेल्म में हूँ। राउंड 1 की उलट इस बार हम किसी बंजर मैदान में नहीं हैं। हम घने जंगलों से घिरे एक पुराने पत्थरों के शहर के अंदर हैं। हवा में एक अलग ही महक है, ट्री ऑफ लाइफ की खुशबू, जो सिर्फ स्टेलर रेल्म में ही मिलती है। हर ट्रैवलर को यहाँ भेजा गया है और उनमें से कई मुझे पहचानते हैं। पिछले ट्रायल का फर्स्ट प्लेस विजेता ब्लैक साइथ। भीड़ अपने आप ही मुझसे दूरी बना लेती है। उनकी आंखों में खौफ और बेचैनी साफ दिख रही है।
तभी हवा में अचानक एक एंजल प्रकट होती है। हर कोई सोच रहा है कि ये पहले वाली एंजल क्यों नहीं है। वो मुस्कुराती है और बताती है कि पिछली गाइड एंजल के साथ एक हादसा हो गया था और अब वो राउंड 2 में ट्रैवलर्स को गाइड करेगी। मेरी नज़रों में ये भी उसी गंदगी को छिपाने वाला एक नया मुखौटा है। फिर एंजल नियमों का ऐलान करती है। इस राउंड में ट्रैवलर्स को 3 घंटे के भीतर एक जोन कमांडर चुनना होगा। खुशखबरी ये है कि इस राउंड में किसी को मारने की जरूरत नहीं है। जीतने वाला उस जोन के सभी ट्रैवलर्स को कमांड करेगा और यहां तक कि यह भी तय कर सकेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वोटिंग 2.5 घंटे में शुरू होगी। जो लोग वोटिंग पूरी कर लेंगे उन्हें वापस असली दुनिया में भेज दिया जाएगा। भीड़ राहत की सांस लेती है। कत्ल नहीं होगा, ये बात उन्हें अच्छी लगी, पर मैं सच जानता हूं, जोन कमांडर चुनना असली मकसद नहीं है। राउंड 2 में एक हिडन मिशन है जो सिर्फ लेवल 10 पर पहुंचने पर ही शुरू होता है। इसलिए मैं शहर में नहीं रुकता, मैं सीधा जंगल की ओर निकल जाता हूं। स्टेलर रेल्म के जंगल धरती के जंगलों जैसे बिल्कुल नहीं है। पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे हैं, जिनकी डालियों ने आसमान को ढक रखा है। हर टहनी पर चमकती हुई काई जमी है। हवा गर्म है और नमी से भरी हुई है। कहीं दूर से गहरी गुर्राहटें सुनाई दे रही हैं। ये एक असली दुनिया है, कोई खेल या भ्रम नहीं। हर पत्ता, हर कीड़े की आवाज़, सब कुछ असली है। मुझे जंगल के बाहरी किनारे पर एक गॉब्लिन मिलता है और मैं पल भर में उसे ढेर कर देता हूँ। लेकिन बाहरी इलाका काफ़ी खाली है। मैं जंगल के और अंदर जाता हूँ जहाँ गॉब्लिन्स के झुंड बसे हैं। कोई भी आम ट्रैवलर यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। मैं मुस्कुराता हूँ। डेथ गॉड्स आई एक्टिवेट होती है, जो अंधेरे में हल्की नीली चमकती है। हर गॉब्लिन की कमजोरी मुझे साफ दिखने लगती है। एक वार और एक मौत। आधे घंटे बाद मैं लेवल 9 पर पहुंच जाता हूँ। बिना सोचे समझे मैं अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डाल देता हूँ। 1000 पुनर्जन्मों ने मुझे सिखाया है कि शुरुआत में आपका शरीर चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, एक जानलेवा वार आपको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप काफ़ी तेज़ हैं तो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। तभी मुझे कुछ महसूस होता है, कोई मेरे पीछे है। डेथ गॉड्स आए 2 जीवन संकेतों को पकड़ती है, एक पेड़ के पीछे, दूसरा झाड़ियों में। मैं अपनी छोटी तलवार उठाता हूँ। बाहर आओ। पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आती है, एक ट्रैवलर। फिर उसके पीछे एक आदमी निकलता है। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। जेसू, मार्कस चिम का दाहिना हाथ, जिंदा सबसे ताकतवर ट्रैवलर्स में से एक। पिछली जिंदगियों में वो डार्क नाइट ऑर्डर का एक मुख्य सदस्य था और उन साथियों में से एक था जिन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता था। और वो औरत यान यूना नाम की एक मशहूर सेलिब्रिटी, जिसके पास समनर टैलेंट है और जो जोन की तीसरी सबसे बड़ी फाइटर बनने वाली है। लेकिन मेरी पिछली यादों के हिसाब से मुझे उनसे इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। यूना घबराते हुए अपने हाथ जोड़ती है और सावधानी से कहती है, हमने आपको राउंड 1 में फर्स्ट आते देखा था। हम आपके साथ टीम बना चाहते हैं। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मुझे अभी किसी टीम की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मुझे जल्दी से लेवल अप करना है। जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि यूना के पैर लड़खड़ा रहे हैं और वो गिरने ही वाली है। जेसू उसे पकड़ लेता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों अंदर तक हिल चुके हैं। वो ऑरा ही ऐसा था, कोई इत्तेफाक से फर्स्ट प्लेस पर नहीं आता। मैं नहीं रुकता और जंगल में और गहराई तक चला जाता हूँ। कुछ और गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद मेरे शोर से वेयरवुल्व्स का एक झुंड वहां खिंचा चला आता है। ये सिल्वर ग्रे रंग के जानवर गॉब्लिन से काफी बड़े होते हैं। सीधे खड़े होने पर वे 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। उनके हाथ पैर सख्त बालों से ढके होते हैं, लेकिन डेथ गॉड्स आई के जरिए उनके शरीर का हर कमजोर हिस्सा किसी टारगेट की तरह चमक रहा है। मैं मुस्कुराते हुए हिसाब लगाता हूँ। लेवल अप करने के लिए इतने काफ़ी हैं। साइट घूमती है, खून की बौछार होती है। बधाई हो, लेवल 10 पहुंच गया। शॉप अनलॉक्ड। इन्वेंट्री में एंजल ब्लड मिला है। हिडन टैलेंट अवेकनिंग एक्टिवेट करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं हाँ चुनता हूँ। वो एंजल ब्लड एक हल्की नीली लौ में बदल जाता है और मेरी हथेली में समा जाता है। पल भर में मेरी रूह की गहराइयों से ताकत का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। मेरी परछाई जमीन पर मुड़ने और सिमटने लगती है और एक गहरे काले रंग की साइथ में बदल जाती है। हिडन टैलेंट डेथ गॉड। स्टेज 1 अवेकनिंग पूरी हुई। एक्सक्लूसिव वेपन मिला, सोल नेता साइथ। डेथ गॉड्स आई एक्टिवेटेड। इटर्नल नाइट डोमेन, सोल रीप अनलॉक हुआ। डेथ मार्क मिला। टारगेट्स पर होने वाला डैमेज 120% बढ़ गया। टाइटल मिला गॉड स्लेयर। बोनस इफेक्ट, दैवीय प्राणियों के खिलाफ डबल डैमेज। मैं शॉप खोलता हूँ, 20,000 गोल्ड खर्च करके एक ट्रैकिंग स्किल खरीदता हूँ और उसे उस इंसान पर लॉक कर देता हूँ जिससे मुझे बहुत लंबे समय से नफरत है, हेक्टर मिंग। हैरानी की बात यह है कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत बढ़िया।
लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाऊं, जंगल की गहराई में कहीं से शोर सुनाई देता है। ये जानवरों की नहीं, इंसानी आवाज़ें हैं। नहीं, पूरी तरह इंसानी नहीं, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, कुछ बहुत ही कोमल और रूहानी, जैसे हवा के साथ पेड़ों से पानी रिस रहा हो। मैं बड़े बड़े फर्न के पौधों के बीच से उस आवाज़ का पीछा करता हूँ। सामने का नज़ारा देख मैं वहीं ठिठक गया। ट्रैवलर्स के एक ग्रुप ने किसी को घेर रखा है, उनके हथियार बाहर हैं और चेहरे लालच और भूख से चमक रहे हैं। उस घेरे के बीचों बीच एक जवान लड़की एक बड़े से पेड़ की जड़ों के पास दुबकी हुई है। वो इंसान नहीं है। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बालों के बीच से नुकीले कान झांक रहे हैं। उसकी त्वचा इतनी गोरी है कि लगभग पारभासी लगती है। उसके सफ़ेद बाल खून से सने हैं और उसकी पन्ने जैसी हरी आंखों में डर और बगावत साफ दिख रही है। वो एक एल्फ है, स्टेलर रेल्म की निवासी। मेरी 1000 रीबर्थ्स की यादों में एल्व्स इस कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी रेसेस में से एक हैं। वे नेचर के साथ तालमेल में रहते हैं, उनके पास पावरफुल मैजिक है और उनकी लाइफ स्पैन सदियों लंबी होती है। लेकिन जैसे जैसे गॉड के ट्रायल्स आते जा रहे हैं, ट्रैवलर्स की लहरें स्टेलर रियल्म में भर रही हैं और एल्व्स की टेरिटरी धीरे धीरे छिनती जा रही है। उनकी रेस लगभग खत्म होने वाली है और ये लड़की मेरी डेथ गॉड्स आए उस पर पड़ती है। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से कम हो रही है। शरीर पर इतने गहरे घाव हैं कि हड्डियां दिख रही हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे हैरान करती है वो है उसके अंदर का उमड़ता हुआ मैजिक। एल्विन रॉयल्टी की ब्लड लाइन पावर। अपने काम से काम रखो। लीड ट्रैवलर पीछे मुड़ता है, मुझे देखता है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो साफ तौर पर मुझे पहचानता है, पर लालच डर पर भारी पड़ जाता है। ये एल्फ बहुत कीमती है। सिस्टम कहता है कि रेयर रेस को मारने से स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर तुम भी हिस्सा चाहते हो तो हम कुछ डील कर सकते हैं। उसकी बात अधूरी रह जाती है। मैं पहले से ही उसके सामने हूँ। 100 लीटर शायद उसके सीने के पार हो जाती है, क्योंकि तुम मेरा नाम जानते हो। बाकी का ग्रुप आखिरकार रिएक्ट करता है और सब एक साथ मुझ पर झपटते हैं, जैसे कि वे कभी मेरा मुकाबला कर पाएंगे। जंगल में जल्दी ही सन्नाटा छा जाता है। मैं अपने चेहरे से खून पोंछता हूँ, आखिरी लाश से अपनी ब्लेड निकालता हूँ और उस एल्फ लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। वो अभी भी जड़ों के पास दुबकी हुई है। जो उसने देखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गई है। उसके होंठ थोड़े कांप रहे हैं, पर वो भीख नहीं मांगती। वो बागित रही है, पर ज्यादातर डरी हुई है। उसकी नज़रों में ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स एक ही बात है। मैं झुक कर बैठता हूं ताकि डरावना ना लगूं। तुम्हारा नाम क्या है? वो एक पल के लिए चुप रहती है। नारी, उसकी आवाज़ भारी और कमज़ोर है। तुम्हारे घाव गहरे हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। मैं अपनी इन्वेंट्री से एक हीलिंग वायल निकालता हूं और उसके सामने रख देता हूं। नारी उसे काफ़ी देर तक देखती रहती है। फिर कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ता है और उसे उठा लेता है। वो ढक्कन को दांतों से खोलती है और लिक्विड अपने घावों पर डालती है। वो हरा फ्लूइड उसकी स्किन में समा जाता है और देखते ही देखते घाव भरने लगते हैं। तुम्हारे लोगों का क्या हुआ? उसका शरीर अकड़ जाता है। सब मर गए। सिर्फ 2 शब्द, जैसे इन्हें कहने में उसकी जान निकल गई हो। जब पिछला ट्रायल आया था तब मेरे पिता घर की रक्षा करते हुए मारे गए। मेरी माँ 3 दिन पहले उनके हाथों मारी गई। वो मेरी तरफ देखती है, झिझकती है, फिर कहती है इन्वेडर्स, पूरा जार्ड फॉरेस्ट क्लैन खत्म हो गया है। सिर्फ मैं बची हूँ। एल्फ रेस अब लुप्त होने की कगार पर है। अपनी हर पुरानी जिंदगी में मुझे राउंड 2 के दौरान कभी कोई एल्फ सर्वाइवर नहीं मिला, जिसका मतलब है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में नारी शायद अब तक मर चुकी होती। वो मैं ही था जिसने उन ट्रैवलर्स को भगाया और उसकी किस्मत बदल दी। पर न जाने क्यों उसे शांति से अपनी जिद में होंठ चबाते हुए देखकर मेरे अंदर कुछ हलचल होती है। 1000 रीबर्थ्स में मैंने मौत और निराशा को उससे कहीं ज्यादा देखा है, जितना कोई सोच भी सकता है। मेरा दिल कब का लोहे जैसा सख्त हो चुका है, पर इस वक्त अपना सब कुछ खो चुकी इस एल्फ लड़की को देखकर वो मुझे मेरी याद दिलाती है कि मैं पहले कैसा था। क्या तुम्हें आसपास किसी और एल्फ सेटलमेंट्स का पता है? नारी अपना सिर हिलाती है। जेड फॉरेस्ट आखिरी था। अब स्टेलर रेल्म में कहीं भी एल्व्स का कोई घर नहीं बचा है। मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ। मेरे साथ चलो। वो ऊपर देखती है। उसकी एमरल्ड आइज उलझन से भरी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी मदद की, पर मैं किसी ट्रैवलर के पीछे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरे लोगों को मार डाला। मैं यहाँ इस दुनिया को तबाह करने नहीं आया हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी आवाज़ सपाट है, पर उसमें एक ऐसा वजन है जो बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मैं यहाँ गॉड्स को ख़त्म करने आया हूँ। नारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एल्वेन लेजेंड में गॉड्स अछूत हैं। उन्होंने स्टेलर रेल्म बनाया, उन्होंने ट्रायल्स बनाए। किसी भी एल्फ, ह्यूमन या किसी और रेस ने कभी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। पर नारी जानती है कि ये वही गॉड्स हैं जिस दुनिया की हर चीज़ को मवेशियों की तरह समझते हैं, जैसे कि उन सब का वजूद सिर्फ ट्रैवलर्स के हाथों मरने के लिए ही है।
और फिर भी उसके सामने खड़ा ये ट्रैवलर गॉड्स को मारने की बात ऐसे कर रहा है जैसे ये दुनिया की सबसे मामूली बात हो। तुम पागल हो शायद। मैं उसे पीछे मुड़कर देखता हूँ। पर क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर रास्ता है? नारी खामोश है। फिर धीरे धीरे दर्द के बावजूद वो खुद को खड़ा करती है और लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे चल देती है। मेरा नार एल्विन है, जेड फॉरेस्ट की आखिरी प्रिंसेस। उसकी आवाज़ में एक शांत बगावत है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ, बस मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, पर मेरे होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। शायद यही वो रीबर्थ है जहां मुझे आखिरकार गॉड को मारने का रास्ता मिल जाए। जब हम जंगल से गुजरते हैं, मैं एक पल के लिए भी अपनी लेवलिंग पेस धीमी नहीं करता। उसकी रिकवरी मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ है। रॉयल एल्वन ब्लड लाइन उसे ऐसी हीलिंग एबिलिटी देती है जो किसी भी ह्यूमन से कहीं बेहतर है। आधे घंटे के भीतर ही वो अपने पैरों पर चल रही है। जो चीज़ मुझे और भी हैरान करती है वो है उसकी लड़ने की काबिलियत। जब झाड़ियों से गॉब्लिन्स का एक झुंड निकलता है, नारी अंदाने में अपना हाथ उठाती है और जमीन से एक हरी बेल निकलती है जो हवा में ही दो गॉब्लिन्स को जकड़ लेती है। नेचर्स फोर्स, एल्व्स का जन्मजात मैजिक। उसकी चोटों की वजह से स्पेल सिर्फ 3 सेकंड्स तक ही टिक पाता है, पर यह उसकी पोटेंशियल के बारे में सब कुछ बता देता है। तुम अभी भी लड़ सकती हो। एल्व्स बाहर वालों के सामने कमजोरी नहीं दिखाते। ये कहते वक्त वो अपनी ठुड्डी ऊपर करती है, पर उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ा है। वो बस हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूं और बिना एक शब्द बोले बाकी गॉब्लिन्स को खत्म कर देता हूं। तभी ट्रैकिंग स्किल एक पिंग देती है। कोई पास ही है। मेरी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। यहीं रुको, हिलना मत। नारी तेवर चढ़ाती है। तुम कहाँ जा रहे हो? पुराने हिसाब चुकता करने। हेक्टर मिंग। वो नाम मेरी 1000 रीबर्थ्स में से लगभग हर एक में आता है। हमेशा दर्द के साथ जुड़ा हुआ। पिछली जिंदगियों में उसने मुझे एक से ज्यादा बार धोखा दिया और मेरे करीबियों को चोट पहुंचाई। मैं उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। मेरा शरीर झिलमिलाता है और गहरे जंगल में गायब हो जाता है। वो सबसे घटिया इंसान है जिसे मैं जानता हूं, बिना किसी शक के। धोखा देना, पीठ पीछे वार करना, गिरते हुए को लात मारना, ये शब्द भी उसके लिए बहुत कम है। मेरी 7वीं रीबर्थ में उसने सिर्फ एक गेयर के टुकड़े के लिए मेरी लोकेशन भेज दी और मुझे चारों तरफ से घिरवा कर मरवा दिया। रीबर्थ 123 में जब मैं घायल पड़ा था, उसने अपने हाथों से मेरा गला रेत कर मुझे खत्म किया था। रीबर्थ 409 में उसने खुद जिया को मारा था। उसकी चीखें आज भी मेरे बुरे सपनों में गूंजती हैं। 1000 साइकिल्स और एक भी अपवाद नहीं। चाहे मैं टाइमलाइन को कितना भी बदल दूं, उसे कितने भी मौके दूं, यह आदमी अंदर तक सड़ चुका है। इंसान की शक्ल में एक शैतान। इसलिए अपनी 500वीं रीबर्थ से मैंने हिचकिचाना बंद कर दिया। हर जिंदगी में अगर मुझे हेक्टर मिंग दिखा तो उसे देखते ही मार देना है। जंगल के गहरे हिस्से में शिकार पहले ही शुरू हो चुका है। यूना के बाएं पैर पर हड्डी तक गहरा घाव है। उसकी आधी पैंट खून से भीग चुकी है। वो एक पेड़ के सहारे टिकी है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। चेहरा हड्डी जैसा सफेद, खून की कमी से होंठ हल्के नीले पड़ चुके हैं। जेन उसके सामने अपनी शॉर्ट ब्लेड उठाए खड़ा है। उसके हाथ फटे हुए हैं और उनसे खून बह रहा है, पर उसकी आंखों में डर नहीं है। और उनके सामने हेक्टर मिंग और उसके 6 आदमी धीरे धीरे घेरा बना रहे हैं। भागने की कोई जगह नहीं बची है। हेक्टर मुस्कुराता है। उसके होठों से घास का एक टुकड़ा लटक रहा है। अच्छे बच्चे बनो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ओ हसीना, तुम दिखने में बुरी नहीं हो। मेरे साथ रहो और यहाँ ऐश करोगी। चुप रहो। जेन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। ओह, इसकी हिम्मत तो देखो। हेक्टर अपना सिर झुकाता है। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आती है। तो फिर पहले इसी की हिम्मत तोड़ते हैं, इसे जड़ से खत्म करते हैं और देखते हैं कि ये कितना सख्त है। 100 आदमी एक साथ हमला करते हैं। जेन कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उसकी ब्लेड पहले 2 को रोक लेती है, पर तीसरे आदमी का स्पीयर उसके कंधे के पार हो जाता है। चौथे आदमी की आयरन रॉड उसकी पीठ पर जोर से लगती है। वो एक घुटने के बल गिर जाता है, दांत भींचे हुए, हार मानने को तैयार नहीं। हेक्टर शान से उसके पास आता है, उसके ऊपर खड़ा होकर। अभी भी लड़ रहे हो? वो अपना पैर उठाता है और उसे जेन के घाव पर कुचलता है। जेन के मुंह से एक दबी हुई कराह निकलती है। उसके माथे की नसें फूल जाती हैं, पर उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकलती। दिलचस्प है। हेक्टर अपना पैर पीछे खींचता है और यूना की तरफ मुड़ता है। चूंकि ये साथ नहीं देगा, उसकी बात पूरी नहीं होती। एक काली स्याह साइट खामोशी से उसकी गर्दन पर टिक जाती है। ब्लेड उसकी कैरोटिड आर्टरी से 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर है। हेक्टर सुन्न पड़ जाता है। उसे किसी के आने की भनक तक नहीं लगी। एकदम सुन्न, न कोई आहट, न हवा का झोंका, जैसे मौत खुद शून्य से उभर कर आ गई हो। हिलना मत। मेरी आवाज उसके पीछे से आती है, एकदम शांत। पर उस साइट पर चमकते धुंधले नीले रून से कुछ ऐसा निकलता है जो इंसान की हड्डियों तक को कांपा दे।
सिर्फ मार डालने का इरादा नहीं, ये तो खुद मौत की खुशबू है। हेक्टर के 6 आदमी जम जाते हैं। उनके चेहरों का घमंड पल भर में डर में बदल जाता है। उन्होंने राउंड 1 में उस हथियार को पहचाना है, सबने वो कहानी सुनी है। सोल ईटर साइथ, ब्लैक साइथ का हथियार, राउंड 1 का फर्स्ट प्लेस चैंपियन। ये ब्लैक साइथ है, उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में कहता है। हेक्टर अपना थूक निगलता है, उसकी कनपटी से ठंडा पसीना बहता है और ब्लेड के पीछे गिरता है। एक हल्की फुफकार सुनाई देती है, जैसे कुछ धातु को खा रहा हो। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसकी आवाज में अचानक झूठी नरमी आ जाती है। अरे बात करते हैं ना, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे बीच का कर्ज इतना है कि तुम एक जिंदगी में नहीं चुका पाओगे। हेक्टर की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। क्या? हम पहले मिल चुके हैं? तुम्हें बस एक बात जानने की जरूरत है। मैं साइथ पीछे खींचता हूं और एक कदम पीछे हटता हूं। हेक्टर को लगता है कि वो बच रहा है। वो तुरंत आगे की तरफ झपटता है ताकि दूरी बना सके, पर आधा कदम चलते ही वो जम जाता है, क्योंकि वो नीचे देखता है। उसका दायां हाथ गायब है। वो सुन्न रह जाता है क्योंकि नीचे देखने पर उसे दिखता है कि उसका दायां हाथ है ही नहीं। कटा हुआ हिस्सा एकदम साफ है, अभी खून की एक बूंद भी नहीं गिरी है। आज तुम मरोगे। और फिर खून का फव्वारा फूट पड़ता है। हेक्टर चीखता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसका बायां हाथ उसकी कलाई पर जकड़ा हुआ है। उसके 6 आदमी आखिरकार होश में आते हैं और अपनी वेपन्स उठाते हैं, पर उनकी मूवमेंट्स मुझे रुकी हुई लगती हैं। डेथ गॉड्स आई एक्टिवेट होती है। 6 शरीर, हर फेटल पॉइंट साफ चमक रहा है। दिल, रीढ़ की हड्डी, कनपटी, हर एक कमजोर हिस्सा धुंधले नीले निशान के नीचे बंद है। मैं आगे बढ़ता हूं। पहले आदमी की आंखों के सामने एक काली झलक आती है, फिर उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी लकीर महसूस होती है। वो नीचे देखता है, कटे हुए घाव से खून बह रहा है। वो उसे ढकने के लिए हाथ भी नहीं उठा पाता कि उसके पैर जवाब दे जाते हैं। दूसरा आदमी मुझ पर वार करता है। उसकी ब्लेड मेरे चेहरे से 3 इंच दूर ही थी कि उसका हाथ कट कर दूर जा गिरता है। फिर साइथ एक सीधे प्रहार के साथ उसे बीच से 2 हिस्सों में चीर देती है। तीसरे और चौथे आदमी एक साथ दोनों तरफ से झपटते हैं। मैं बचता नहीं हूं, मैं सीधा उन पर हमला करता हूं। 100 लीटर साइथ हवा में एक आधे चांद जैसा आकार बनाती है, अपने पीछे धुंधली नीली रोशनी छोड़ते हुए। दोनों आदमी 2 हिस्सों में गिर जाते हैं। आखिरी वाला, जो सबसे विशाल था, महसूस करता है कि उसके पैरों में जान नहीं बची। उसका हथियार उसके हाथों से फिसल जाता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। 100 लीटर साइथ चलती है। छोड़ दो। शुरू से अंत तक 4 सेकंड से भी कम समय में 6 लाशें। खून की गंध पूरे जंगल में फैल जाती है। हेक्टर जमीन पर गिर जाता है, पत्ते की तरह कांपते हुए। वे 6 आदमी, उनमें से हर कोई राउंड 1 से बचकर निकला था। उन सब के पास इंसानी सीमाओं से परे ताकत और रिफ्लेक्सेस थे, पर इस आदमी के सामने वे कागज की तरह कमजोर थे। हेक्टर आखिरकार एक सच्चाई समझ जाता है। उसके सामने खड़ा आदमी एक पूरी तरह से अलग दुनिया का है। तुम मुझे नहीं मार सकते, वो फटी आवाज में चिल्लाता है। घमंड और मजाक का नामो निशान मिट चुका है। उसकी जगह सिर्फ खौफ और बचने की तड़प ने ले ली है। अगर पॉपुलेशन गिरी तो मिशन पूरा करने का कोटा कम हो जाएगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हूं। मेरे हर कदम के साथ हेक्टर एक कदम पीछे रेंगता है। उसकी पीठ एक पेड़ से टकराती है। अब कहीं जाने की जगह नहीं है। प्लीज। उसकी आवाज ऐसे टूटती है जैसे किसी चूहे की गर्दन दबी हो। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं, मेरे पास जानकारी है, मैं सबके बारे में जानता हूं। मैं तुम क्या? मैं उसके सामने रुकता हूं और नीचे देखता हूं। डेथ गॉड जाए। हेक्टर की लाइफ थ्रेड हवा में मोमबत्ती की तरह फड़फड़ा रही है, कमजोर और दयनीय है, किसी भी पल बुझने को तैयार। तुम 7वीं जिंदगी में मेरी लोकेशन बेच सकते हो, तुम 123वीं जिंदगी में मेरा गला रेत सकते हो, या फिर 409वीं में मैं झुकता हूँ, साइड की नोक उसकी ठुड्डी के नीचे टिकी है, मेरी बहन को मेरे सामने काट सकते हो। हेक्टर की आंखें पथरा जाती हैं। उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पर मेरी आंखों में नफरत इतनी ठंडी और गहरी है कि उसकी रूह कांप उठती है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, हेक्टर सुबकते हुए चिल्लाता है, चेहरा आंसुओं और गंदगी से भरा हुआ। कसम से मुझे नहीं पता, हम कभी नहीं मिले, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कभी तुम सही कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वे चीजें अभी हुई ही नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ। साइद ऊपर उठती है। हेक्टर की चीख थम जाती है। लाश से एक धूसर रंग की सोल एनर्जी निकलती है, जिसे 100 लीटर साइद सोख लेती है। मैं जमीन पर पड़ी 7 लाशों को बिना किसी भाव के देखता हूँ। जेन और यूना ने यह सब शुरू से अंत तक देखा है। यूना का चेहरा सफेद पड़ गया है। वो अपना मुंह ढक लेती है, अपनी आती हुई मतली को रोकने की कोशिश करते हुए। मारने का वो बेखौफ और बेजान तरीका, जैसे चींटियों की कतार पर पैर रख दिया हो। जैन अपना थूक निकलता है।
वे दोनों शुक्रिया अदा करने के लिए झुकते हैं, पर दोनों अनजाने में ही दूरी बनाए रखते हैं। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जेन की आवाज़ थोड़ी भारी है, वो हिचकिचाता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता। तुम और वो आदमी, ऐसा लगा जैसे कुछ पर्सनल मामला था। सिर्फ एक शब्द, कोई और सफाई नहीं। जेन इतना समझदार है कि और ज़्यादा नहीं पूछता। अलग होने के बाद मैं बस वहीं जाता हूँ जहाँ मैंने चीज़ें छोड़ी थीं। नारी अभी भी वहीं है, एक पेड़ के सहारे टिकी हुई इंतजार कर रही है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसकी एमरल्ड आइज थोड़ी चमकती हैं। फिर उसकी नज़र मेरे कपड़ों, मेरे हाथों और मेरे चेहरे पर लगे उन गहरे लाल दागों पर जाती है। तुम खून से लथपथ हो, मेरा नहीं है ये। मुझे पता है ये तुम्हारा नहीं है। वो रुकती है, एमरल्ड आइज शांत और स्थिर। साथ कुछ सेकंड की खामोशी। वे इसी के लायक थे, वे इसी के लायक थे, वे इसी के लायक थे। वो पास ही एक चौड़े फर्न लीफ को उठाती है, उसे स्ट्रीम में भिगोती है और पास आती है। अपना सिर झुकाओ। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है। अपना सिर झुकाओ। मैं नीचे झुकता हूँ। वो अपने पंजों के बल खड़ी होती है और उस गीले पत्ते से मेरे गाल से खून पोंछती है। वो ये नहीं पूछती कि मैंने उन्हें क्यों मारा, ये नहीं पूछती कि वे कौन थे। कोई डर नहीं, कोई घृणा नहीं, जैसे दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। वो बाहर गया, उन लोगों को मारा जो इसी के लायक थे। चेहरे पर खून लगाकर वापस आया। बस इसे साफ कर दो, बस इतना ही, हो गया। वो पीछे हटती है और अपने कम को देखती है। अभी भी थोड़ा लगा है, रहने दो, ये नहीं निकलेगा। वापस जाकर हम इसे पानी से ठीक से धो लेंगे। शुक्रिया किस बात का? वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसके कान के किनारे हल्के गुलाबी पड़ गए हैं। चलो चले। क्या तुम्हें अभी भी लेवलिंग नहीं करनी? मैं उसे बिना कुछ कहे आगे चलते हुए देखता हूँ, फिर उसके पीछे चल पड़ता हूँ। अगले कुछ समय तक नारी और मैं साथ में मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हैं और लेवल्स बढ़ाते हैं। रास्ते में मुझे स्टेलर रेल्म की हालत के बारे में और भी पता चला। एल्व्स का पतन सिर्फ ट्रैवलर के हमलों की वजह से नहीं हुआ था। उससे बहुत पहले एंजल्स ने व्यवस्थित रूप से हर स्थानीय जाति को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। ट्रैवलर्स के आने से पहले ही एंजल्स हर स्थानीय जाति की ताकत छीनने के लिए एक सुनियोजित अभियान चला रहे थे। एल्व्स के सेक्रेड ट्री में जहर मिला दिया गया था। ड्वार्व्स की और वेन्स को सील कर दिया गया था। बीस्टमैन के इलाके को जबरदस्ती छोटा कर दिया गया था। ये सब गॉड्स के खेल का हिस्सा है। एल्व्स की एक भविष्यवाणी है। मैं चलते हुए फाइनल रेकनिंग के बारे में कहता हूँ। नारी अचानक रुक जाती है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे बहुत सी चीजें पता है। एल्व्स की प्राचीन कहानियों में जब हर जाति की रोशनी को गॉड्स निगल लेंगे, तब पिंजरे के अंदर से एक आत्मा आसमान को चीर देगी और फाइनल रेकनिंग लाएगी। उस युद्ध का नतीजा दो दुनियाओं की किस्मत तय करेगा। पिंजरे के अंदर से एक आत्मा। नारी धीरे से इन शब्दों को दोहराती है। उसकी एमरल्ड आइज मेरी तरफ मुड़ती हैं। तुमने कहा था कि तुम यहाँ गॉड से लड़ने आए हो। तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। किसी नतीजे पर मत पूछो। मैं उसे बीच में ही टोक देता हूँ। 1000 पुनर्जन्मों के दौरान मैंने ये पक्का कर लिया है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ। वोटिंग का समय जल्दी ही आ जाता है। सभी ट्रैवलर्स को एक जोन कमांडर चुनने के लिए शुरुआती बिंदु पर वापस बुलाया जाता है। स्टोनहो नाम का एक भारी भरकम आदमी, जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है और जिसने पहले राउंड में सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कई लोगों को मार डाला था, फिलहाल सबको डरा धमकाकर उसे वोट देने के लिए मजबूर कर रहा है। वो मुझे वापस आते हुए देखता है और पूरी आक्रामकता के साथ मेरी ओर बढ़ता है। मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। मैं सोल नेता साइथ निकालता हूँ। स्टोनहो मौत की गंध फैलाते इस हथियार को एक बार देखता है और उसे ठंडे पसीने आने लगते हैं। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को चुना है। अच्छा, ऐसा क्या? स्टोनहो अपने दांत पीसता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। मेरे पीछे हटने का कारण यह है कि मुझे उसे जोन कमांडर बनाने की ज़रूरत है। राउंड 3 में मैं उसके कमांड ओवरराइड का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो जोन कमांडर के रूप में चाहिए। राउंड 3 में उसका कमांड ओवरराइड मेरे लिए बहुत काम आएगा। आखिरी वोट आता है। स्टोनहो को जोन कमांडर चुना जाता है और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एंजल सार्वजनिक रूप से कमांड ओवरराइड पर कमांडर की सीमाओं की घोषणा करता है। इसका इस्तेमाल केवल 10 बार किया जा सकता है और इसे किसी भी ऐसे ट्रैवलर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका टैलेंट अनलॉक हो गया हो। स्टोनहो का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर एंजल घोषणा करता है कि इस जोन का एकमात्र ट्रैवलर जिसने हिडन टैलेंट अवेकनिंग पूरा किया है, वो है ब्लैक साइथ। जोन की हर नज़र मेरी तरफ घूम जाती है। वे ये नहीं जानते कि इसका मतलब है कि मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जिसे जोन कमांडर कंट्रोल नहीं कर सकता। सभी आत्माओं के पृथ्वी पर वापस भेजे जाने से पहले मैं आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता हूं। जहां नारी खड़ी है, वो एक ट्रैवलर नहीं है। उसे वापस नहीं खींचा जाएगा, वो पीछे ही रहेगी। मैं अगले राउंड में वापस आऊंगा। नारी वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जैसे उसने सुना ही ना हो। लेकिन मैं ध्यान देता हूं कि उसके कानों के किनारे गुलाबी हो गए हैं। असल दुनिया में वापस आकर मैं आराम नहीं करता। समय कम है। मुझे किसी को ढूंढना है, एक खास इंसान।
मियाई उन साथियों में से एक जिन्हें मुझे अपने साथ जोड़ना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक अनोखा हिडन टैलेंट है, गार्डियन, जो पास के सभी साथियों के स्टैट्स को 50% बढ़ा देता है। उसके पास गार्डियन रून भी है, जो 5 लक्ष्यों तक के लिए एक शील्ड बनाता है। टीम की लड़ाई में इस तरह की क्षमता अनमोल है। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर मिया को अभी एक डिजर्ट शॉप पर काम करना चाहिए। मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लेता हूँ। पोनीटेल वाली एक लड़की काउंटर के पीछे केक पैक करने में व्यस्त है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो ऊपर देखती है और अपनी पलकें झपकती है। तुम मेरे क्लासमेट हो ना, काइलन? मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये मायने रखता है। पिछली जिंदगियों के अनुभव ने मुझे सिखाया है, अगर मैं तुरंत बहुत करीब हो गया तो उसे शक हो जाएगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये एक अचानक मुलाकात है तो वो बहुत आसानी से खुल जाती है। माफ़ करना, मुझे तुम ठीक से याद नहीं हो। मिया के चेहरे पर बस 1 सेकंड के लिए दुख झलकता है, फिर वो मुस्कुराने लगती है। कोई बात नहीं, मुझे भूलना आसान है। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? मैं एक तिरामिसू ऑर्डर करता हूँ, फिर पैसे देते समय चुपके से उसे एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है, इसे कड़ी मेहनत के लिए टिप समझ लो। मिया सुन्न रह जाती है। कुछ और अचानक मुलाकातों के बाद हम जल्दी ही अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वो एक सीधी सादी लड़की है, लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती है। ये उसकी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक ग्रुप डिनर में वो मुझे अपनी क्षमता के बारे में खुद बताती है, सभी स्टैट्स में 50% की बढ़ोतरी। ये तो कमाल है, मैं असली हैरानी के साथ एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए कहता हूँ। वो शर्मा जाती है। ये वाकई इतना प्रभावशाली नहीं है, मैं तो लड़ भी नहीं सकती। उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्षमता वास्तव में कितनी डरावनी है। पहले राउंड में मुझे एक रैंडम गोल्ड एग मिला था। पे आउट रैंडम होता है, लेकिन किस्मत सिर्फ इस बात पर असर डालती है कि कितने सिक्के गिरेंगे। मिया के बूस्ट के साथ परिणाम बिना किसी संदेह के अधिकतम हो जाता है। उसके बूस्ट और स्लॉटर रूम के मेल से मैं रैंडम कॉइन पाउच खोलता हूँ। 9,999 गोल्ड कॉइन्स, 1,000 पुनर्जन्मों में अधिकतम पे आउट। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मिया मुझे एक चमकता हुआ बैगनी क्रिस्टल भी देती है, एक मैजिक क्रिस्टल। वो कहती है कुछ ऐसा जो उसे ट्रायल के दौरान इत्तेफाक से मिला था। ये सुंदर है, वो कहती है। सुंदर है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या करता है। मैं क्रिस्टल को देखता हूँ और मेरे सीने में एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। एक बैगनी मैजिक क्रिस्टल, 7 प्रकारों में से सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती। एक बार जब लेवल 20 पर सॉकेटिंग फंक्शन खुल जाता है तो ये एक साथ हर एक स्टैट को बढ़ा देता है। गेम के आखिर में इस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिया मुस्कुराती है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक पत्थर कुछ भी नहीं है। उसे अंदाजा नहीं है कि ये पत्थर बेशकीमती है। जल्द ही राउंड 3 शुरू होता है, जिस पर मेरी आत्मा खींची जाती है। मुझे कुछ अलग महसूस होता है। मंजिल पिछले राउंड की पत्थरों वाली सिटी नहीं है। ये ऊंची दीवारों से घिरा एक किला है। इसके केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल रिलिक खड़ा है। इस राउंड में हमें फिर से जोन में बांटा गया है। मेरे जोन के ट्रैवलर्स को किले के अंदर छोड़ा गया है। हम 4,900 लोग हैं। एक एंजल नीचे आता है और मुस्कुराते हुए उन नियमों की घोषणा करता है जिनसे हर कोई डरता है। रिलिक की रक्षा करें, इसे 3 घंटे तक सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें। 1,250 लोग आगे बढ़ेंगे, 3/4 बाहर हो जाएंगे। नियम सरल है, हर 30 मिनट में मॉन्स्टर्स रिलिक पर हमलों की एक लहर शुरू करते हैं। ट्रैवलर्स का काम इसकी रक्षा करना है। अंतिम रैंकिंग मार गिराए गए दुश्मनों की संख्या पर आधारित होगी। टॉप 1,250 जीवित रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। स्टोन हो इसे तुरंत समझ जाता है। जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा वो जीतेगा, और चूंकि उसके पास कमांड ओवरराइड है, इसलिए इस राउंड को कंट्रोल करना उसके लिए आसान होना चाहिए। लेकिन फिर एंजल के अगले शब्द उसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। जोन कमांडर इस राउंड में कमांड ओवरराइड का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अगर कमांडर किसी ट्रैवलर द्वारा मारा जाता है तो मारने वाला तुरंत कमांडर का पद हासिल कर लेगा। अगर जोन कमांडर किसी ट्रैवलर द्वारा मारा जाता है तो मारने वाले को वो पद मिल जाएगा और 10 कमांड ओवरराइड इस्तेमाल पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगे। कमरे में मौजूद हर ठंडी गणना करने वाली नज़र स्टोनहो पर टिक जाती है। मैं उसके पास जाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है। वो मना कर देता है। मुझे इसका अंदाज़ा पहले से ही था। तो फिर इस पल के बाद से तुम जिंदा रहो या मरो, ये मेरी समस्या नहीं है। जब दूसरे कमांडर के पद के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, मैं पहले ही किले से निकलकर सीधे जंगल की ओर निकल चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नारी अभी भी वहीं है। बेशक जेड फॉरेस्ट के खंडहरों में मैं उसे ढूंढ लेता हूं। वो एक सूखे हुए सेक्रेट ट्री के नीचे अकेली बैठी है। उसके पास मुरझाए हुए फूलों का एक गुच्छा है, जो मृतकों को सम्मानित करने का एल्वन तरीका है। तुम वापस आ गए।
उसका स्वर सपाट है, लेकिन मैं उसकी आंखों के कोनों में लाली देखता हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। वो धीरे से सिर हिलाती है। मेरे साथ चलो, ट्रायल जोन पास ही है, मुझे लेवल्स बढ़ाने हैं, और अगर तुम यहाँ रुकी तो ट्रैवलर्स की अगली लहर तुम्हें ढूंढ लेगी। नारी खड़ी होती है, अपनी स्कर्ट से धूल झाड़ती है। मैं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। मुझे पता है, बस मेरे पास जाने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है। मुझे पता है। वो उपेक्षा की एक हल्की आवाज़ निकालती है और आगे बढ़ जाती है। गलत रास्ता। मैं विपरीत दिशा में इशारा करता हूँ। नारी के कानों के किनारे गहरे लाल हो जाते हैं। वो बिना एक शब्द कहे मुड़ जाती है। ट्रायल जोन में वापस आकर मैं जी जान से लेवलिंग में जुट जाता हूँ। राउंड 3 में मॉन्स्टर्स की भारी संख्या है, और साथ में 3 गुना एक्सपीरियंस बोनस भी है। काम करने की रफ्तार हैरान कर देने वाली है। हर बार जब सोल ईटर साइड किसी को मारता है तो सोल रीप टैलेंट अपने आप आत्मा की ऊर्जा का एक हिस्सा खींच लेता है, जिससे मेरे स्टैट्स स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं। नारी बदल से देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सोल रीप आत्मा की ऊर्जा खींचता रहता है और मुझे स्थायी रूप से मजबूत बनाता रहता है। नारी अविश्वास में देखती है। तुम किस तरह के राक्षस हो? एक डेथ गॉड। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। एल्विन कहानियों में डेथ गॉड जैसा कोई शब्द नहीं है। हमारा मानना है कि आत्माएं ट्री ऑफ लाइफ में वापस लौट जाती हैं। शायद, लेकिन एक डेथ गॉड अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। नारी अपना मुंह घुमा लेती है और अपनी ही भाषा में धीरे से कुछ कहती है जो मुझे समझ नहीं आता। जब तक तीसरा राउंड खत्म होता है मैं लेवल 20 तक पहुंच चुका होता हूँ। सिस्टम एक नया फंक्शन सॉकेटिंग अनलॉक करता है। मैं तुरंत उस बैगनी मैजिक क्रिस्टल को, जो मिया ने मुझे दिया था, 100 लीटर साइथ में लगा देता हूँ। ब्लड पर एक हल्का बैगनी पैटर्न उभर आता है। एक साथ सारे स्टैट्स बढ़ जाते हैं। उसी समय डेथ गॉड टैलेंट का दूसरा स्टेज अनलॉक हो जाता है। इटर्नल नाइट डोमेन पूरी तरह से खुल जाता है। नया स्किल अनलॉक, नाइट ऑफ डेथ। ये 1 किलोमीटर के दायरे को स्थायी अंधेरे में बदल देता है। उस अंधेरे के अंदर डेथ गॉड की अटैक पावर दोगुनी हो जाती है और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। डेथ गॉड की नज़र के बाहर के सभी लक्ष्यों की दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है। डेथ गॉड रून प्राप्त हुआ। दिन के दौरान अटैक पावर प्लस 100%, रात में अटैक स्पीड 50% और बढ़ जाती है। पलक झपकते ही नाइट ऑफ डेथ शुरू हो जाता है। मेरे केंद्र में 1 किलोमीटर के भीतर रोशनी का हर स्रोत निगल लिया जाता है। आसमान एकदम काला हो जाता है। सिर्फ मेरी आंखें एक हल्की नीली चमक के साथ जलती हैं। गॉब्लिन्स की चौथी लहर उमड़ती है और अंधेरे में समा जाती है। इटर्नल नाइट डोमेन के अंदर वे हर दिशा में अंधे होकर लड़खड़ाते हैं, और मैं 100 लीटर साइथ के साथ अंधेरे में आगे बढ़ता हूँ, जैसे कोई डेथ गॉड अंधेरे में चल रहा हो। हर बार जिंदगी की एक सटीक कटाई है। काले अंधेरे में सिर्फ मरते हुए गॉब्लिन्स की चीखें और हवा को चीरते हुए साइथ की आवाज़ सुनाई देती है। नारी अंधेरे के किनारे पर खड़ी है। उसकी एमरल्ड आइज उस आकृति पर टिकी हैं जो अंधेरे में सब कुछ खत्म कर रही है। उसका दिल डर से नहीं धड़क रहा है, क्योंकि उस दम घोटने वाले अंधेरे के अंदर वो आकृति कुछ ऐसा बिखेर रही है जिससे उसे अजीब तरह से सुरक्षित महसूस होता है, जैसे रात में इकलौता लाइट हाउस। चौथी लहर को साफ करने के बाद मैं 20,000 गोल्ड तक पहुंच जाता हूं और रिकॉन स्किल खरीद लेता हूं। इस बीच स्टोनहो का पक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है। चौथी लहर ताकतवर वेयरवुल्व्स के रूप में आती है, जिनकी संख्या बचे हुए ट्रैवलर्स से 10 गुना ज्यादा है। स्टोनहो ने पहले ही अपने सभी 10 कमांड ओवरराइड्स इस्तेमाल कर लिए। उसने आखिरी कुछ ओवरराइड्स दूसरों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बर्बाद कर दिए। अब वो सिर्फ मुझसे मदद की भीख मांग सकता है, लेकिन मैं उसे बेरहमी से देखता हूँ। एक बार जब तुमने अपना कमांड ओवरराइड खत्म कर दिया तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मोल नहीं रह गया। वयस्क अपने फैसलों के साथ जीते हैं। स्टोनो का चेहरा राख जैसा हो गया। फिर उसके आदमियों में से एक, मार्को नाम के एक विशाल आदमी ने अचानक हमला किया। स्टोनो को संभलने का मौका दिए बिना उसके सीने में खंजर उतार दिया। माफ करना, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन, मार्को ने जोन कमांडर स्टोनो को मार दिया है। कमांडर का पद विरासत में मिला। मार्को अपने पीछे भेड़ियों की तरह भूखे ट्रैवलर्स के झुंड को देखता है और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने घुटने टेक देता है। वो वफादारी की कसम खाता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन मेरा अगला कदम उसे अंदर तक झकझोर देता है। मैं उसे अपने 10 आदमियों पर कमांड ओवरराइड का इस्तेमाल करने और रेलिक को नष्ट करने का आदेश देता हूं। मार्को का मुंह खुला का खुला रह गया। एंजल ने कहा था रेलिक नष्ट करने पर कड़ी सजा मिलेगी, सजा या मौत, चुन लो। वो चुप हो गया। एक तेज कड़कती आवाज के साथ रेलिक टूट जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, रेलिक नष्ट हो गया। मिशन विफल। डिवाइन एनफोर्सर 30 मिनट में पहुंचेगी। ट्रैवलर्स में भगदड़ मच जाती है, लेकिन लंबे समय में पहली बार मैं मुस्कुराता हूं। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। जल्द ही डिवाइन एनफोर्सर नीचे उतरती है। वो सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई नीचे आती है। चेहरा शांत, मुस्कान कोमल।
कुछ बेचारे लोग वास्तव में सोचते हैं कि वो नहीं मारेगी। फिर ऊपर से हजारों प्रकाश की तलवारें बरसने लगती हैं। पहली लहर में 300 ट्रैवलर्स खत्म हो जाते हैं। मैं अफरा तफरी का फायदा उठाकर डिवाइन एनफोर्सर के पीछे पहुंच जाता हूं। डेथ गॉड जाए उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है। डिवाइन एनफोर्सर के पास सुनने की शक्ति नहीं है, दृष्टि ही उसकी एकमात्र इंद्रिय है। मैं छलांग लगाता हूं, डेथ मार्क रिलीज करता हूं। डैमेज 120% बढ़ गया। गॉड स्लेयर टाइटल के डबल डैमेज के साथ 100 लीटर साइज सीधे उसकी आंख में घुस जाता है। एक बार उसकी 40% हेल्थ खत्म। वो दर्द से चीखती है और मुझे फंसाने के लिए घेरा छोड़ती है, लेकिन मैं उसकी हर चाल जानता हूं। घेरा बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले मैं आज़ाद हो जाता हूं। मैं घूमकर वापस आता हूं और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता हूं। अब वो अंधी हो चुकी है। डिवाइन एनफोर्सर पागल हो जाती है। बिना किसी निशाने के हर दिशा में प्रकाश की तलवारें छोड़ रखती है। नाइट ऑफ डेथ। अंधेरा एक पल में सारी रोशनी को निगल लेता है। इटर्नल नाइट डोमेन के अंदर लाइट ब्लेड्स अपनी ज्यादातर ताकत खो देती हैं। मैं उस काले साए में आगे बढ़ता हूं। एक हमला उसका बायां पंख काट देता है तो दूसरा दायां। डिवाइन एनफोर्सर एक नियर डेथ स्टेट में पहुंच जाती है, जिससे उसका पैसिव स्किल फाइनल रेडियंस ट्रिगर हो जाता है। 60 नियर डेथ में पहुंची डिवाइन एनफोर्सर का पैसिव स्किल फाइनल रेडियंस ट्रिगर होता है। अगले 60 सेकेंड्स तक वो किसी भी डैमेज से इम्यून है। मैं एक सुरक्षित दूरी पर जाकर शांति से इंतजार करता हूं। 60 सेकेंड्स बीत जाते हैं। रोशनी फीकी पड़ने लगती है। 100 लीटर साइट एक परफेक्ट आर्क में घूमती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। बधाई हो, डिवाइन एनफोर्सर हार गई। लेवल 3 से बढ़ गया। 8000 गोल्ड कॉइन्स इनाम में मिले। 4000 गोल्ड कॉइन्स का बोनस रिवॉर्ड। टाइटल मिल गया। द फायर ऑफ डिवाइन जजमेंट डिवाइन बीइंग से मिलने वाले डैमेज को 80% कम कर देता है। कंडेंस्ड डिवाइन सेंस मिला। डिवाइन रेडियंस रून मिला। मेरा लेवल 30 तक पहुंच जाता है। डिवाइन रेडियंस रून मेरी इंटेलिजेंस को सीधा 30 पॉइंट्स बढ़ा देता है, जिससे स्किल डैमेज 30% बढ़ जाता है। यही असली वजह थी कि मैंने रेलिक को तबाह किया। सिर्फ एक डिवाइन एनफोर्सर को मारकर ही आप ऐसे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं जो किसी आम रास्ते से मिलना मुमकिन नहीं है। एंजल फिर से नीचे आता है और रैंकिंग्स का ऐलान करता है। ज़ोमाइट फर्स्ट प्लेस, ब्लैक साइड, किल काउंट 3621। वहां मौजूद हर ट्रैवलर सन में रह जाता है। कोई फुसफुसाता है, क्या वो सच में लेवल 30 का है? जब एंजल एलिमिनेशन लिस्ट पढ़ता है तो हजारों ट्रैवलर्स जो पीछे रह गए थे आग की लपटों में राख बन जाते हैं। यूना इतनी बुरी तरह कांप रही है कि वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। ज़ेन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है और नारी दो पेड़ों की छाया में खड़ी होकर खामोशी से सब देख रही है। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखों में आग का समुद्र झलक रहा है। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल है। ये ट्रैवलर्स की दुनिया है, क्रूर और ठंडी। यहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाता है, लेकिन वो आदमी जो खुद को डेथ गॉड कहता है, हजारों के सामने खड़ा होकर कहता है, क्या तुम बस यूं ही खड़े रहकर अपनों को मरते हुए देखोगे? नारी का दिल धक से रह जाता है। उसे अचानक ख्याल आता है, शायद एल्विन लेजेंड की भविष्यवाणी सिर्फ एक कहानी नहीं है। वापस असली दुनिया में मैं अपनी योजना के अगले पड़ाव पर काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक खतरे को खत्म करना है। सैरियर जांग उसे ट्रायल के दौरान फ्लैश रून मिला था और वही रून उसे तबाही के रास्ते पर ले जाता है। पिछली जिंदगियों में उसने उस रून के ब्लाइंडिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करके असली दुनिया में अनगिनत जुर्म किए थे। लेकिन वो असल में खतरनाक क्यों है? उसे आखिर में माइंड रून मिल जाता है, एक ऐसा रून जो किसी के भी ख्यालों को पढ़ सकता है। उसके हाथ में वो हो तो उसे रोकना नामुमकिन है। पिछली जिंदगियों में उसने शिया को किडनैप किया था और उसे मोहरा बनाकर मुझसे जानकारी उगलवाई थी। उस लड़ाई में मैंने अपनी एक आंख खो दी थी, इसलिए हर रीबर्थ में मैं सबसे पहले उसे ढूंढता हूँ और उसके हाथ लगने से पहले माइंड रून ले लेता हूँ। इस बार भी कुछ अलग नहीं है। मैं एक मास्क पहनता हूँ और एक पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ता हूँ। टूटी खिड़कियों से चांदनी छनकर जमीन पर बिखरी हुई है। ज़ेवियर जोंग पहले से ही वहां है, छिपे हुए माइंड रून को ढूंढ रहा है। देवताओं ने असली दुनिया में भी कुछ खास चीजें छिपा रखी हैं और सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पता है कि कहाँ देखना है। जब वो दरवाजे पर एक नकाबपोश को देखता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ कुछ उधार लेने आया हूँ। क्या उधार? मैं 100 लीटर साइड उठाता हूँ। ब्लेड पर पड़ती चांदनी नीली चमक बिखेर रही है। तुम्हारी जान। ज़ेवियर फ्लैश रून ट्रिगर करता है। उसके शरीर से अंधी कर देने वाली सफ़ेद रोशनी फूटती है, लेकिन अगले ही पल अंधी कर देने वाली सफ़ेद रोशनी उसके शरीर से बाहर निकलती है। पर 1 सेकंड बाद नाइट ऑफ डेथ। इटर्नल नाइट डोमेन के अंदर अंधेरा रोशनी के हर कतरे को निगल लेता है। वहां रोशनी जैसी कोई चीज नहीं है। मैं उससे वो छीन लेता हूँ। माइंड रून अभी अभी एक्टिवेट हुआ है। माइंड रून टारगेट के मन की बात पढ़ सकता है। इसके साथ मार्कस चिन्ह के साथ मेरी मीटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी।
शनिवार को एक 5 स्टार होटल जो मार्कस चिन की छिपी हुई संपत्तियों में से एक है। 1000 रीबर्थ्स ने मुझे वो राज दिए हैं जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन आज मैं एक भोला भाला बच्चा बनने का नाटक करता हूँ जिसे कुछ नहीं पता। जेन सू सबसे पहले पहुंचता है। मुझे देखते ही वो जम जाता है, एक कॉलेज स्टूडेंट जो मुश्किल से 20 साल का है। वो भला 280 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के पीछे का बड़ा शेयर होल्डर कैसे हो सकता है? शक की हर लहर को माइंड रूम पकड़ लेता है। मार्कस चिन अपनी रईसी में थोड़ा लेट आता है। सिल्वर सूट, काले कफलिंग्स, उसके रोम रोम से अमीरी और एक ठंडी दूरी झलकती है। देर से आना जानबूझकर किया गया एक पावर मूव है। मैं अपनी सबसे दब्बू मुस्कान के साथ उससे हाथ मिलाता हूँ। वो राजाओं जैसा शाही खाना ऑर्डर करता है। मैं अपना नाटक शुरू करता हूँ, एक ऐसा बच्चा जो इस दुनिया को पहली बार देख रहा है। मैं ऐसे खाता हूँ जैसे हफ्तों से खाना न देखा हो। मार्कस मुझे देखता है और तय कर लेता है कि मैं किसी अमीर खानदान का वारिस नहीं हूँ। इतनी कम उम्र और इतनी कामयाबी, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? मैं अभी बस 20 का हुआ हूँ। ये कोई उतनी कम उम्र भी नहीं है। मैंने जो भी सिक्का कमाया है खुद कमाया है। तुम 20 के हो। अगर तुमने पैदा होने के पहले दिन से भी कमाना शुरू किया होता, तब भी तुम अपने दम पर अरबों की संपत्ति खड़ी नहीं कर सकते थे। मैं अपना मासूम चेहरा बनाता हूँ। ओह, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। मेरी पहली बड़ी कामयाबी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से मिली थी जो कई गुना बढ़ गया। फिर मैं उन्हें उन सबके पीछे की असली वजह बताता हूँ जो मैंने खड़ा किया है। ट्रायल के दौरान मुझे फोरसाइट का एक खास टैलेंट मिला। मजाक कर रहे हो? जेन सू को यकीन नहीं होता। उनके शक को दूर करने के लिए मैं मार्कस चिन के वो राज खोलता हूँ जो किसी को नहीं पता होने चाहिए। 5 स्टार ग्रुप का बड़ा बेटा होने के नाते उसे उसके परिवार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने गुपचुप तरीके से स्टेलिन ग्रुप खड़ा किया और ये होटल उसकी छिपी हुई संपत्तियों में से एक है। जेन सू ये जानना चाहता है कि मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन मार्कस चिन खामोश हो जाता है, गहरे सोच में डूबा हुआ। फिर मैं अपना आखिरी पत्ता चलता हूँ। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रायल चार की जानकारी है? क्या अब भी तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोनों के चेहरे से पल भर में सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। मैं उनसे कहता हूँ, ये ट्रायल मॉन्स्टर्स को मारने के बारे में नहीं है। ये ट्रैवलर बनाम ट्रैवलर है। 2 मिनट के अंदर कमरे का सबसे सख्त आदमी मेरी तरफ झुककर बैठ जाता है, एकदम सीरियस होकर। अगर तुम्हारी फोरसाइट सच है, वो अपना ग्लास नीचे रखता है, आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई हैं, तो मैं तुम्हारी योजना का पूरा साथ दूंगा। क्योंकि मार्कस चिन के लिए हर ट्रायल से पहले की जानकारी बेशकीमती होगी। लेकिन सच तो यह है कि मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। मैं वो हूं जिसका पुनर्जन्म हुआ है, 1000 बार पुनर्जन्म। पैगंबर वाली पहचान बस सुरक्षित है। अगर मेरे रीबर्थ का सच बाहर आ गया तो बड़े एंजल्स, यहां तक कि खुद देवता भी मेरे पीछे पड़ सकते हैं। लेकिन फोरसाइट एक ऐसा टैलेंट है जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा सवाल खड़े नहीं होंगे। होटल से बाहर निकलते ही मैं चैन की सांस लेता हूँ। शतरंज की पहली गोट चल दी गई है। अब मुझे ट्रायल चार की जानकारी मियाँ को देनी है। जब हम मिलते हैं तो मैं अपनी नई स्पोर्ट्स कार में पहुंचता हूँ। देखते ही मियाँ सन्न रह जाती है। क्या ये सच में तुम्हारी है? अंदर बैठो और खुद देख लो। मियाँ, जो हमेशा की तरह जिज्ञास है, पूछती है, तुम्हें ये कितने की पड़ी? मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ, 9 मिलियन। ये नंबर उसे किसी दीवार की तरह लगा। 9 मिलियन? तुम्हें पता है इससे तुम कितनी छोटी दुकानें खोल सकते थे? अपनी पूरी जिंदगी में मैं शायद कभी 9 मिलियन देख भी नहीं पाऊंगी। खुद को कम मत समझो। कुछ दिन पहले तक मेरे पास भी कुछ नहीं था, और अब मुझे देखो। लेकिन मियाँ अब सुन नहीं रही। वो अपनी ही दुनिया में खो गई है। इसके पास अरबों रुपए हैं और ये यहाँ मेरे साथ घूम रहा है। क्या ये मुझे पसंद करता है? ये एक डेट जैसा लग रहा है। उसके गालों पर लाली छा जाती है। मैं उसे ख्यालों में डूबा देख कहता हूँ, मियाँ, मुझे कुछ सच बताना है। वो इसे एक इजहार समझ लेती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इजहार? मैं अपना गला साफ करता हूँ। सच बताना मतलब? तुम्हें कुछ बात बतानी है? मियाँ हाथ हिलाकर बात को हंसी में टाल देती है। वो कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो शर्मिंदगी से 1000 बार मर चुकी है। मैं मुद्दे पर आता हूँ। मेरे पास इतना पैसा होने की वजह किस्मत नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक फ्यूचर रून है। फ्यूचर रून? मियाँ का चेहरा खिल उठता है। तुम्हारा रून तो कमाल का है, पर मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। तुमने मुझे अपने बारे में बताया था ना, तो ये हिसाब बराबर हुआ। मियाँ किसी बच्चे की तरह खिलखिलाती है। मन की बात कह देना वाकई अच्छा लगता है। फिर वो पूछती है कि मैंने उसे अपने रून के बारे में, अपने राज के बारे में क्यों बताया। मैं उससे कहता हूँ कि अगर मैंने उसे सच नहीं बताया होता तो वो उस बात पर यकीन नहीं करती जो मैं उसे अब बताने वाला हूँ। फिर मैं उसे ट्रायल चार की जानकारी देता हूँ। मियाँ दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस जानकारी का क्या करे, और जाहिर है उसे अंदाजा नहीं है कि ये कितना गंभीर है। मैं उसे 3 बार चेतावनी देता हूँ, अपने आसपास के हर इंसान पर नजर रखना। मियाँ देखती है कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ और फिर से अपनी दुनिया में खो जाती है। वो मेरी इतनी फिक्र करता है। उसे ज़रूर
ज़रूर मैं थोड़ी बहुत पसंद होंगी। अगर उसने मुझसे डेट के लिए पूछा तो क्या मुझे हाँ कहना चाहिए? मिया को छोड़ने के बाद मैं खुद को थोड़ा उलझा हो पाता हूँ। हजार बार पुनर्जन्म, और मुझे अब जाकर समझ आ रहा है कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और ये अच्छा है, अब मेरे पास काम करने के लिए एक जज्बाती बुनियाद है। मैं अब मियाँ को आसानी से अपने करीब रख सकता हूँ। ट्रायल 4 अपने समय पर आता है। जैसे ही मेरी रूह स्टेलर रेल्म में पहुंचती है, हवा पिछले हर ट्रायल से बिल्कुल अलग महसूस होती है। एक एंजल नीचे आता है और नियमों का ऐलान करता है। ट्रायल 4, ट्रैवलर बनाम ट्रैवलर। हर ट्रैवलर को 3 लाइफ बैजेस मिलेंगे। हर मौत पर एक बैज कम होगा। अपने सारे बैजेस खोए तो हमेशा के लिए मौत। टॉप 500 बैज होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। शिकार 24 घंटे में शुरू होगा। उससे पहले की गई हत्याएं गिनी नहीं जाएंगी। ये ट्रायल उस तरह से क्रूर है जैसा कोई और नहीं था। अब तुम्हारा दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम समझ सको। वो कोई ऐसा है जो तुम्हारी तरह ही चालाक और खतरनाक है। एंजल की आवाज धीमी हो जाती है और अरीना में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। मेरी पहली चाल, भीड़ से अलग होना, जेड फॉरेस्ट की तरफ भागना। यकीनन उस मरे हुए पवित्र पेड़ के नीचे वो मुझे मिल जाती है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। 7-8 छोटी आकृतियों ने नारी को घेरा हुआ है। एल्वेन लड़कियां उसके पीछे दुबकी हुई हैं और मुझे उन्हीं बड़ी पन्ने जैसी हरी आंखों से देख रही हैं जैसे नारी देखती है। तुम्हें ये कहाँ मिले? नारी के चेहरे पर नरमी आ जाती है, कुछ ऐसा जो मैं कम ही देखता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे जंगल की गहराइयों में मिले। जेड फॉरेस्ट के आखिरी बचे हुए लोग, ये सब बस बच्चे हैं। 7 एल्विन बच्चे। सबसे बड़ी इंसानी उम्र के हिसाब से शायद 10 साल की होगी, सबसे छोटा शायद 4 या 5 का। वो नारी से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वही उनका आखिरी परिवार हो। उनके माता पिता? नारी सर हिला देती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये ट्रायल ट्रैवलर बनाम ट्रैवलर है। जंगल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। तुम यहां नहीं रुक सकते। नारी की भौहें तन जाती हैं। तो फिर कहाँ? मेरे साथ चलो, मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो। वो बड़बड़ाती है, पर वो पहले से ही उन एल्विन बच्चों को इकट्ठा करने और सामान बांधने के लिए कह रही है। मैंने गौर किया कि मेरे जाने के बाद नारी ने एक छोटा सा कैंप बना लिया था। खुरदरा, हाँ, पर वो बेलों से बनी दीवारें और पत्तों से ढके बिस्तर दिखाते हैं कि उसने इन बच्चों का ख्याल रखना कभी नहीं छोड़ा। तुम ये सब अकेले कर रही थी। एल्व्स अपनों को बीच राह में नहीं छोड़ते। वो इसे ऐसे कहती है जैसे ये कोई जाहिर सी बात हो। सबसे छोटे एल्विन बच्चों में से एक मेरी आस्तीन खींचता है। वो मेरी तरफ देखती है और टूटी फूटी भाषा में कहती है, क्या आप वही ताकतवर इंसान हैं जिसके बारे में नारी बात करती है? मैं नारी की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो अपना सिर झटके से दूसरी तरफ मोड़ लेती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस उन्हें पिछली बार के बारे में बताया था। नारी ने कहा था कि आपने बुरे लोगों को भगाया और एक बहुत बहुत बड़े एंजल को हराया। वो छोटी बच्ची खुशी से उछलने लगती है। नारी ऐसी दिख रही है जैसे चाहती हो कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं हंस पड़ता हूँ। 1000 रीबर्थ्स में ये पहली बार है जब मैं इस तरह दिल से हंसा हूँ। मैं नारी और उन बच्चों को ट्रायल जोन के किनारे एक छिपी हुई गुफा में ले जाता हूँ, जहाँ ज्यादातर ट्रैवलर्स जाने की जहमत नहीं उठाएंगे। उनके जम जाने के बाद मैं काम पर लग जाता हूँ। ट्रायल 4 के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बैजेस जमा करना और टॉप रैंकिंग में बने रहना। दूसरा, मार्को को मारना और हिडन मिशन को ट्रिगर करना। जोन कमांडर बनने के बाद से मार्को का घमंड आसमान छू रहा है। ट्रायल 3 खत्म होते ही और पृथ्वी पर वापस जाते ही उसका अपनी टीम से झगड़ा हो गया। जैसे ही ट्रायल 4 शुरू होता है, उसकी पहली चाल अपने बचे हुए कमांड ओवरहेड का इस्तेमाल करके मेरे पीछे आना होगी। उसे जो नहीं पता वो ये है कि यहाँ एक हिडन मिशन ट्रिगर है। एक खास ट्रायल में जोन कमांडर को मारो और डीप ट्रायल जोन का रास्ता खुल जाता है। वहां कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। मार्को को शिकार करते हुए मेरी मुठभेड़ कई और ट्रैवलर से होती है। ज्यादातर मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। कुछ उतने समझदार नहीं है। वो मुझ पे हमला करने की कोशिश करते हैं। उन सब का अंजाम एक जैसा ही होता है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है।
या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक्स एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।